हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि जेआरएफ के लिए कैसे प्रिपरेशन की जाए, यानी कि यूजीसी नेट का जो पेपर होता है, यूजीसी नेट और जेआरएफ, उसकी प्रिपरेशन किस तरह से की जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और कुछ ऐसी मिस्टेक है जो कि बच्चे ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन करते हैं या फिर एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन के टाइम पे जो मिस्टेक्स है उसको करते हैं, तो हम उस मिस्टेक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इस पे मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ये भी बात करूँगी जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ज़्यादातर जो बच्चे क्वेश्चंस मुझसे पूछा करते हैं, उस क्वेश्चन को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे लगता है कि उन क्वेश्चंस का आंसर भी आपको पता होना चाहिए, तो मैं वो सब भी आपके साथ लेकर के आई हूँ। ठीक है? और फ्रेंड्स, मैं नोट मेकिंग बहुत हमेशा ज़्यादातर एक कॉमन क्वेश्चन रहा है, तो मैंने अपनी कुछ नोट्स की फ़ोटोग्राफ भी यहाँ पर ऐड की है इस पीपीटी में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, होपफुली आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अपनी प्रिपरेशन में, अपनी इस जर्नी में। और तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और एंड तक देखिएगा वीडियो को। चलिए, पहले हम देखते हैं कि जेआरएफ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो सबसे पहले तो आपको उसका सिलेबस प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है? अब जैसे यूजीसी नेट का पेपर है, तो उसका सिलेबस आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पूछते हैं, तो आप दोनों का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। अब प्रिंट आउट लेने के बाद जैसे-जैसे आप पढ़ते जाइए, उसको आप हाइलाइट करिए या अंडरलाइन करते जाइए, और उसको कहीं पे अगर हो सके तो अपने रूम में आप स्टिक कर लीजिए, चिपका लीजिए। जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हमने इतना काम कर लिया है। अगर हम किसी काम को कर लेते हैं, तो ये हमारे मोटिवेशन को भी बढ़ाता है, और कितना काम बाकी है करना, इसके लिए भी आप मोटिवेट रहेंगे, तैयार रहेंगे कि हम इतना जो यूनिट है या इतना जो लेफ्ट सिलेबस है, इसको कवर करना बाकी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए, अपने रूम में स्टिक कर लीजिए, या जहाँ पे आप पढ़ते हैं अगर वहाँ पे आप स्टिक कर पाएँ, तो वहाँ पे कर लीजिए, ठीक है? और जैसे-जैसे सिलेबस कवर हो, उसको हाइलाइट करते जाइए, ठीक है? सो इट विल ब्रिंग यू मोटिवेशन। और देन नेक्स्ट है मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड। देखिए, ये बहुत ज़्यादा ही वैसे मतलब सिंपल क्वेश्चन है, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड। अब किसी का तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ हो जाता है, और किसी को सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट तक भी वेट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए, कभी-कभी आपको यूट्यूब पे ना मिल जाएगा कि 10 डेज़ जीआरएफ स्ट्रैटेजी, 30 डेज़ जीआरएफ स्ट्रैटेजी। बट मैं सच कहूँ तो 10 डेज़ या 30 डेज़ में आप खुद सोचिए कि 10 यूनिट पेपर 1 की और 10 यूनिट पेपर 2 की, क्या हम इसको 10 दिन या 30 दिनों में तैयार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एटलीस्ट 1 मंथ तो चाहिए हमें इसकी प्रिपरेशन के लिए, मतलब रिवीजन के लिए 1 मंथ तो चाहिए होगा हमें रिवीजन के लिए कि हमने जो अब तक पढ़ा है इतनी 20 यूनिट्स, उसको हम प्रॉपर रिवाइज कर सकें। देखिए, तो ये बात है कि 10 डेज़ या 30 डेज़ में जेआरएफ, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके लिए जो आपका मिनिमम टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा, वो मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम एटलीस्ट 6 टू 7 मंथ होना चाहिए। मिनिमम मैं कह रही हूँ, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और आप कितना आवर्स दे रहे हैं अपनी स्टडी को और कितना सीरियस आप पढ़ रहे हैं अपने सब्जेक्ट को, इस पे डिपेंड करता है। तो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा आपका 6 टू 7 मंथ, ठीक है? एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़, आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ाई करें ना, तो उस टाइम पे सिर्फ़ आप पढ़ाई करेंगे। ये नहीं कि एक तरफ वीडियो देख रहे हैं, दूसरी तरफ आपका चैटिंग चल रही है, किसी के साथ आप बात कर रहे हैं, या ग्रुप में बैठे हुए हैं लोग, आपस में वो बातें कर रहे हैं और आप बीच में बैठ गए पढ़ने के लिए। सो इस तरीके से देखिए पढ़ाई नहीं होती है। अगर आपको वाक़ई में एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको अपना स्पेसिफ़िक आवर जो है डेडिकेट करना होगा पढ़ाई करने के लिए। और अगर आप एमकॉम के साथ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको जो है 3 टू 4 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के डेली, ठीक है? अपनी जो नोट्स हैं, उसको किस तरीके से बनाई जाए? देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा सवाल हमेशा पूछा जाता है कि क्या नोट मेकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो मैं तो बिलीव करती हूँ कि आपको नोट मेकिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि खुद के लिखे हुए जो नोट्स हैं, वो हमेशा आपको माइंड में कहीं न कहीं ज़्यादा याद रखते हैं,
ज़्यादा दिनों तक आपके माइंड में रहेंगे। सो नोट मेकिंग तो करनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि नोट मेकिंग किस तरह से की जाए। तो देखिए जो भी नोट मेकिंग आप जहाँ से भी पढ़ें, चाहे आप वीडियो लेक्चर से पढ़ें, चाहे आप कोचिंग करें, चाहे आप गूगल से उठा के आप उसके नोट्स बना मतलब वहाँ से आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जहाँ से भी जिस भी जगह से आप पढ़ें कोई भी टॉपिक, उसको आप लिखें अपनी कॉपी में, ठीक है? तो आपको नोट मेकिंग करनी है। अब मैं आपको ये बताऊँ कि नोट मेकिंग के लिए मैंने क्या किया था, तो नोट मेकिंग के लिए मैंने पेपर 1 और पेपर 2 की 2 कॉपी बना ली थी। जैसे ये दोनों कॉपी है, ये दोनों नोटबुक है। एक रजिस्टर में यहाँ पर इस पे मैंने लिख लिया और इसमें तो एक में मैंने कुछ टॉपिक कर लिए, 4-4 टॉपिक मैंने डिवाइड कर लिए थे। एक में मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी एंड हायर एजुकेशन कर लिया और दूसरे में मैंने रिसर्च है, पीपल एंड एनवायरनमेंट है और बाकी की चीजें कर ली। देखिए मैंने डीआई और आरसी का नोट्स नहीं बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पेपर 1 की नोट्स बनाया। तो मैं कुछ आपको जो वो है फोटोज हैं वो भी दिखा देती हूँ अपने नोट्स की। तो ये देखिए मेरे पेपर 2 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये नोट्स है। मैं किस तरह से अपने नोट्स बनाती थी, देखिए बिल्कुल रनिंग हैंड में मैं लिखती थी, ठीक है। जो भी पढ़ रही हूँ फटाफट रनिंग हैंड में ही लिख लिया। और जब मैं रिवाइज कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि कौन सी चीज है जो कि बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, या फिर ये चीज मुझे जो डिफिकल्ट लग रही है, मुझे याद नहीं हो रही है, तो मैं उसको हाईलाइटर लेके हाईलाइट भी कर लिया कि अगर मैं ये पन्ना खोलूँ तो मुझे ये चीज़ तुरंत दिख जाए, ये हाइड ना हो। इस तरीके से देखिए मैंने नोट्स बनाया। ये पेपर 1 का है इवैल्यूएशन सिस्टम। जैसे जब भी हम नोट्स बनाएँ तो अगर उसका कुछ फिगर बन सकता है, कोई किसी डायग्राम के साथ अगर हम उसको रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर उसको रिप्रेज़ेंट करती थी। जैसे कि मैं पेपर 1 भी आपको पढ़ाती हूँ, तो उसमें जो भी मैं पीपीटी आपको बना के देती हूँ, उसमें मैं कुछ स्मार्ट आर्ट्स यूज़ करती हूँ पीपीटी के। तो उसमें क्या होता है कि वो एक उस टॉपिक को रिप्रेज़ेंट करता है कि जैसे मैंने लेवल्स में यूज़ किया था, जो लेवल मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल था। तो उसमें मैंने एक डायग्राम को यूज़ किया कि वो किस तरीके से होता है, उनमें कैसा कंपाइलेशन होता है। बिल्कुल उस चीज़ को आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कीजिए, ताकि वो आपके माइंड में फीड हो जाए, क्योंकि ये मैंने जहाँ से भी लिखा था मुझे वो वो पेज या वो स्लाइड जहाँ से मैंने इसको लिखा था वो तो मुझे नहीं याद, बट मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स वो मुझे ज़रूर याद आते हैं और एग्ज़ाम में जब हम लिख रहे होते हैं ना पेपर, तो भी मुझे वो चीज़ें याद आती हैं कि कैसे मैंने कॉपी में लिखा था, कौन-सा फिगर था, क्या वर्ड थे। तो आपको उसी तरह अगर कोई भी फिगर आपको बन सकता है तो आप ज़रूर बनाइए। जैसे यहाँ पर भी ये भी पेपर 1 का ही है। अ, और ये देखिए ये पेपर 1 का मैंने ऐसे नोट्स बनाया था, जहाँ पे हायर एजुकेशन में पूछा जाता है ना हमसे कि जो गवर्नमेंट आए दिन नई-नई चीज़ें लॉन्च करती है, तो उसको देखिए मैंने कितना अच्छे तरीके से बनाया था। इसको एक सीक्वेंस में मैंने बहुत जगह कई जगह इसको मैंने पहले लिख रखा था अपनी कॉपी में अलग-अलग जगह। फिर मैंने इसको सीक्वेंस में लिखा, ईयर वाइज़, देखिए 2019, 2000, 2001 टू टू में मतलब जो भी चीज़ें लॉन्च की गवर्नमेंट ने, फिर 8 में, फिर 9 में, 15 में, 17 में, 18 में, तो इस तरीके से सीक्वेंसली मैंने लिख लिया कि इफ इन केस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ भी जाए कि जैसे दीक्षा पोर्टल है या फिर स्वयं है या एनडीए है या जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें से हमें ये बताना कि कौन-सी चीज़ पहले आई थी, कौन-सी चीज़ बाद में आई थी। तो अगर मैं उसी सीक्वेंस में पढ़ूँगी, तो मुझे वो याद आ जाएगा। अगर मुझे ईयर नहीं याद आया, तो एट लीस्ट मुझे ये पता चल जाएगा कि नहीं जो ये है स्वयं है, वो पहले आया था, दीक्षा बाद में आया था या जैसे भी। तो इस तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए और ये चीज़ मुझे किसी टीचर ने नहीं बताई, कोई एजुकेटर मुझे नहीं बताया कि आप इस तरीके से नोट्स बनाइए। ये मुझे खुद लगा कि इट इज़ अ कॉमन थिंग कि अगर ये एग्ज़ाम में पूछता है, तो ईयर भी पूछ सकता है कि कौन से ईयर में आया। ये भी पूछ सकता है कि जैसे एनडीए है, तो उसका मतलब क्या है, वो किस लिए आया। तो यहाँ पर मैंने देखिए नाम लिख लिए, इसका पर्पज़ लिख लिया, इसका फुल फॉर्म लिख लिया और ईयर लिख लिया। आप देखिए कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए, कलरफुल पेन का प्रॉपर यूज़ किया कि जो नाम है उसको ब्लैक पेन से लिखा, फिर ब्लू पेन से उसको डिस्क्राइब किया, रेड पेन से उसके ईयर लिख लिए। तो ये चीज़ें हाइलाइट हो रही हैं कि कौन-सी चीज़ मुझे ग्रैब करनी है, कौन-सी चीज़ मुझे पढ़नी है। रिवीजन के टाइम पे काफ़ी हेल्प मिला मुझे।
और फिर जब मैं बाद में जब सारे सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया था 10 यूनिट्स का, पेपर 1 एंड पेपर 2 का, देन मैंने जब रिवीजन मतलब किया, नेक्स्ट रिवीजन एग्जाम से जस्ट पहले वाला, रिवीजन में भी मैंने क्या किया कि शॉर्ट हैंड नोट्स बनाए। शॉर्ट हैंड नोट्स नहीं है एक्चुअली, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाए, जो कि सिंगल एक A3 साइज की जो शीट आती है, मैंने चार्ट पेपर ले लिया। देखिए इस तरीके का, इस तरीके की एक चार्ट पेपर वाली मैंने कॉपी ले ली थी, और फिर इसमें मैंने जो है नोट्स बनाया, जो कि मेरा था फाइनल नोट्स, कि मैंने एक सब्जेक्ट को रिवाइज किया, एक यूनिट को, उसको एक पेज पे मैंने कंपाइल कर दिया। तो ये वही है जहाँ पे हमने पढ़ा था, जो हमारे में लॉ आता है, तो इसमें काफी सारे 10 लॉज हैं। तो इसमें जैसे कंपनी एक्ट हो गया, ठीक है, LLP हो गया, और भी कई सारे लॉज हैं, तो मैंने उसको टोटल 2 चार्ट शीट में कंपाइल करके लिख लिया। इस तरीके से भी आप रिवीजन के टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले वो मैं उसको फिर से रिवाइज कर पाई, तो मुझे काफी हेल्प मिली चीजों को रिकॉल करने में। और ऐसे देखिए कि कोई भी ग्राफ अगर आपको मिलता है आपके सब्जेक्ट में, पेपर 1 में या 2 में, कहीं पे भी है, तो उस ग्राफ को आप प्रॉपर नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ वगैरह बहुत क्लैरिटी देता है माइंड में। जब एग्जाम में क्वेश्चन सामने आता है तो हमें पिक्चर्स बहुत जल्दी रिकॉल होती हैं, सो उन बातों का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है नोट मेकिंग के टाइम, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कब सॉल्व करना चाहिए? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का तरीका बेस्ट ये है कि जैसे ही आपकी एक यूनिट कवर हो जाए, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, दूसरी यूनिट कवर हो जाए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस तरीके से आपका बेस्ट होगा, बेस्ट प्रिपरेशन आप कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जब हम उस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, तो हम उस टॉपिक की गहराई में आ जाते हैं, जैसे कि इन डेप्थ एनालिसिस, जिसको कि कहते हैं कि इन डेप्थ एनालिसिस हमारी हो जाती है, हम चीजों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यूनिट के साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और मैंने भी अपने चैनल पर आपको स्टार्ट किया है इसी तरीके से प्रिपरेशन, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं आपको टॉपिक करा रही हूँ, उसके साथ ही मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रही हूँ। तो ऐसे ही मैं आपको सारे यूनिट कवर कराऊंगी, और इसी तरीके से आपको भी करना चाहिए। अब देखिए इतनी सारी बातें हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको अंडर मतलब प्रेशर ले लेना है कि अब कैसे होगा, इस तरीके से नोट बन पाएंगे या नहीं। तो देखिए किसी भी चीज को आप का बहुत प्रेशर मत लीजिए, आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना। करते हैं जब हम किसी भी काम को, तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है हमें, और उन चीजों से डर के भागना नहीं है हमें, ठीक है, हमें, और ना ही उसका प्रेशर क्रिएट करना है माइंड में। बस उसमें सुधार लाना है और करते जाना है, बेस्ट पॉसिबल वे ढूंढते रहना है और उस करते जाना है। फिलहाल अभी तक का तो जो बेस्ट पॉसिबल वे अकॉर्डिंग टू मी हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अगर आपसे कोई भी मिस्टेक होती है तो आप उस मिस्टेक से डरिए या भागिए मत, ये दोनों ही चीजें गलत है। आपको अपनी मिस्टेक से सीखना है हमेशा, चाहे वो कोई क्वेश्चन आपका आपकी फ्रेंड आपसे पूछता है, अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप उसको जान लीजिए। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, 8 गलत हो गए, तो कोई बात नहीं, गलत होना कोई गलती थोड़ी ना है, बट हाँ अगर फर्स्ट टाइम हुआ है तो सही है। फिर आप उसको सीख लीजिए कि अब ये टॉपिक से क्वेश्चन दोबारा आया, वो सही होना चाहिए। इस तरीके से आपको अपनी मिस्टेक को सीखना है, ठीक है, मिस्टेक से सीखना है। मोटिवेशन, मोटिवेशन बहुत जरूरी है आपकी किसी भी काम को करने के लिए। सपोज इसके आप मोटिवेटेड ही नहीं है सुबह उठने के लिए, ठीक है, या मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए, या खाना खाने के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर आप मोटिवेट ही नहीं है, इवन शॉपिंग करने के लिए भी अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है कि मैं उठूं, जाऊं, करूं, तो क्या आप उस काम को इतने अच्छे से, फिर भी अगर किसी का प्रेशर है तो आप कर रहे हैं उस काम को, तो क्या आप उस काम को उतने अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे।
तो उसी तरीके से स्टडी है, जेआरएफ की प्रिपरेशन है, उसमें भी आपको प्रॉपर मोटिवेट करना है। से कोई गलती हो जाती है, कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हो जाते हैं, मॉक टेस्ट होता है तो उसमें नंबर अगर कम आते हैं या कुछ भी ऐसा, जैसे मैंने 10 डेज का रूटीन बनाया था कि ऐसे पढ़ना है, 8 डेज तो पढ़ लिए, 9 डेज जा करके वो मिस हो गया, नहीं पढ़ पाए। तो चीजों से आपको अवॉइड करना है कि नहीं, अब उस दिन आप उदास होकर बैठ नहीं जाए, ठीक है, आपको स्टिल अपना काम करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, क्योंकि जब हम मोटिवेट होते हैं ना तो किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। सो मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मिस्टेक्स की बात करते हैं कि कौन सी मिस्टेक है जिनको कि हमें एग्जाम टाइम में या फिर प्रिपरेशन टाइम में अवॉइड करना चाहिए। क्या होता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ जो लर्नर हैं या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसी नेट की, सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस पे ही फोकस किए जा रहे हैं। इतना लंबा, इतना वास्ट सिलेबस है, आपने तो देखा होगा। पेपर 1 में 10 यूनिट, पेपर 2 में 10 यूनिट, सो इट्स वेरी वास्ट, सागर जैसा हमारा सिलेबस है। कॉमर्स का तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो क्या करना है कि जैसे सिलेबस तो कवर करते जाना है, बट उसका साथ ही साथ हमें रिवीजन भी करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना कि पढ़ना जरूरी है उतना ही ज्यादा रिवीजन भी करना जरूरी है। अब रिवीजन कैसे किया जाए, तो देखिए, रिवीजन का एक रूल होता है। मैंने भी इस रूल को फॉलो किया था, मैं बताती हूँ क्या रूल है। रूल ये है कि आपको विद इन 24 आवर्स आपको रिवाइज करना है, ठीक है। यानी कि आज मैंने सुबह से शाम तक का जो भी कुछ पढ़ा, उसको शाम को बैठ के रिवाइज करना। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली आपका 30 मिनट लगेगा। अगर हम एक रफ कॉपी, मैं तो एक रफ कॉपी ले ली थी, कभी कभी उसमें कुछ अगर डिफिकल्ट चीज मैंने पढ़ी है आज, तो मैं उसको नोट डाउन भी करती थी खुद से कि मैंने क्या पढ़ा, सारे नोट्स बंद कर दिए, जो भी पढ़ा उसको लिखना है सिर्फ। इससे हमारी रिकॉल करने की आदत बढ़ेगी। और जिस भी चीज पे हमारा माइंड ऐसा होता है ना कि जिस भी चीज पे हम बार बार फोकस करते हैं, वो ऑटोमेटिक हमारा माइंड उसी तरीके से वर्क करने लग जाता है, ठीक है। तो रिवीजन में करते समय आप कोशिश कीजिए कि हमें रिकॉल भी करना है। तो 24 आवर्स हो गया। फिर आपको 7th डे रिवाइज करना है, यानी कि 6 डे अगर आपने पढ़ लिया तो जो भी 7th डे आपकी स्टडी हुई है, वो हर 7th डे आप जो भी पूरे 6 दिन में पढ़ा उसको 7th डे में आपको रिवाइज करना है प्रॉपरली। फिर 7th डेज जब आप रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आपने 30 डेज में जो भी कुछ पढ़ा उसको 30 डेज में भी रिवाइज करना है, यानी कि हर 24 आवर्स पे रिवाइज करना है, हर 7 डेज पे रिवाइज करना है और हर 30 डेज पे रिवाइज करना है। इस तरीके से जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड में हर एक चीज, जो भी चीज आप पढ़ते हुए चलेंगे, वो सब कुछ आपके माइंड में धीरे 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 बैठना स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने बताया कि आपको रिकॉल भी करना है। रिकॉल करेंगे तो हमारा माइंड उसी तरीके से बन जाएगा, ठीक है, परफॉर्म करने लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है, स्किपिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, ये गलती तो बिल्कुल मत करना। बहुत लोग मतलब क्या करते हैं ना, इतना फियर होता है, मतलब पेपर से, पता नहीं क्यों इतना प्रेशर में चले जाते हैं। इतना फियर है कि क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा जब तब उठाएंगे हम प्रीवियस ईयर पेपर। या कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाते ही नहीं, सोचते हैं ये क्वेश्चन तो पहले पूछ चुका है, सेम टू सेम तो नहीं आएगा, तो छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं है, चले जाते हैं सीधा पेपर देने। सो डोंट डू दैट मिस्टेक, ये भी मिस्टेक नहीं करनी है आप लोग, ठीक है। इररिलेवेंट टॉपिक पे फोकस। देखिए, इररिलेवेंट टॉपिक पे तो आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं इररिलेवेंट टॉपिक क्या है, कि कुछ बच्चे कहते हैं कि करंट अफेयर भी आता है यूजीसी के पेपर में, तो हमें करंट अफेयर भी पढ़ लेना चाहिए। नहीं, तो मैं आपसे ये कहूंगी, करंट अफेयर नहीं पूछता है यूजीसी का एग्जाम, आपसे करंट अफेयर नहीं पूछता है। उसके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है कि करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है। तो आपको पढ़ना क्या है, देखिए, अगर मैं आपको कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में क्या होता है कि कुछ चीजें हैं, जैसे हमारा लॉ होता है, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, या बैंकिंग हो गया। तो उसमें आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू डे लाइफ, जो भी चीजें हमें रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट उसके हिसाब से लॉ बनाती है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उसमें अपडेट होता है। तो क्या हम उस अपडेट को ये कहेंगे कि ये करंट अफेयर है?
नहीं, वो तो हमारे टॉपिक का हिस्सा है ना। अगर 4 बैंक मर्ज हो गए हैं तो हम ये कहेंगे कि एग्जाम में हमसे करंट अफेयर उससे अगर पूछ लिया तो हम ये कहेंगे कि वो करंट अफेयर है। अगर उससे हमसे क्वेश्चन पूछा तो क्या हम उसे करंट अफेयर कहेंगे? नहीं, वो तो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हमारे सिलेबस का टॉपिक है बैंकिंग, तो हमसे पूछ रहा है। तो अगर मैं आपसे बात करूं पेपर वन में क्या है, हमारे पास सिलेबस में आता है हायर एजुकेशन, पीपल एंड एनवायरमेंट एंड आईसीटी। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे अपडेट होती रहती हैं आईसीटी में, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है या कुछ इसमें अपडेट हो रहा है, कुछ नया वर्जन आ रहा है, ठीक है। पीपल एंड एनवायरमेंट में कुछ नई चीजें आती हैं, नए अपडेशन होता है, तो वो चीजें हैं। और हायर एजुकेशन में जो गवर्नमेंट नए एजुकेशन के मेथड को लॉन्च कर रही है, जैसे नई शिक्षा नीति हो गई, तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ, ठीक है। वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, वो करंट अफेयर नहीं है। करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आपके टॉपिक से ही आता है। अगर गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति लॉन्च की है, ऑब्वियसली आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में जो है कि आपके में करंट अफेयर आता है, वो चीजें निकाल दीजिए, ठीक है। अब बताती है कि कुछ कहते हैं कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट आती है। क्या मैथ्स बैकग्राउंड से मैं नहीं हूँ, तो क्या मैं पेपर वन सॉल्व कर पाऊंगा? तो देखिए, मैथ्स डिफिकल्ट नहीं आती है, सिंपल कैलकुलेशन आता है। और जैसे परसेंटेज आता है, तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये चीजें तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको आता होगा। हाँ, परसेंटेज अगर नहीं आता निकालने तो वो आपको सीखना होगा, एवरेज नहीं आता है निकालने तो वो आपको सीखना होगा, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड कुछ आपके में डीआई आ सकती है या फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं। इतना ही मैथ्स आता है, इससे ज्यादा आपको ये सोचिए कि हमको वहां पे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करना है, तो ये सारी चीजें नहीं आती हैं पेपर में, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा सा जो माइंड में कंफ्यूजन है क्लियर हो गया होगा। अब ये आती है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे पास टाइम कम होता है, मैं एमकॉम भी कर रहा हूँ या मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ाई कैसे करूँ, क्लास में ही लेक्चर चला लिए। तो देखिए, इस तरीके से पढ़ाई मत कीजिए। अगर आपको पढ़ना है तो भले आप 2-3 आवर्स जितना भी आप डेडिकेट कर पाए अपनी पढ़ाई के लिए, उतने आवर्स आप डेडिकेट कीजिए। बट अगर मैं बात करूं कि एक जेन्युइनली आपको कितना डेडिकेट करना चाहिए, इफ इन केस अगर आप मास्टर्स के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग मास्टर्स के साथ प्रिपरेशन करते हैं अपने नेट जेआरएफ की, जैसे मैंने भी की थी। मैंने अपने मास्टर्स के साथ ही मैंने नेट क्लियर किया था, हार्डली 2 मार्क्स से रह गया था मेरा जेआरएफ उस टाइम पे। तो आपको क्या करना चाहिए कि 4 आवर भी अगर आप स्टडी के लिए दे रहे हैं प्रॉपर अपनी यूजीसी के लिए, तो डेफिनेटली आपका तब भी जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। बट प्रॉपर होने चाहिए, जैसे 1.5 आवर आप पेपर वन को दे दीजिए और बाकी का टाइम आप पेपर टू को दे दीजिए। तो इस तरीके से अपनी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने मास्टर्स के साथ। बट अगर आप मास्टर्स नहीं कर रहे हैं या कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप डेडिकेट होकर के अपनी जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 6 to 7 आवर्स आपको देने होंगे अपनी स्टडी के लिए, अकॉर्डिंग टू मी। बट ये पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देख लीजिए कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। फिलहाल मैंने तो ऐसे ही पढ़ाई की थी। तो हाँ, ये बात है कि अपनी मिस्टेक पे बच्चे ध्यान नहीं देते, और उनसे डरिए मत, भागिए मत, मिस्टेक्स पे आप फोकस कीजिए और उसको सही कीजिए। कुछ डाउट्स हैं जो कि बच्चे ज्यादातर पूछते हैं, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, कौन कौन से डाउट्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ आवर्स स्टडी मैंने बता दिया आपको। व्हाट शुड मोर फोकस, पेपर वन, पेपर टू? तो देखिए, अगर मैं वेटेज की बात करूं तो पेपर वन से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 100 मार्क्स का, और पेपर टू से आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 200 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ से ही बहुत क्लियर हो जाता है कि आपको पेपर टू पे फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बट आपको पेपर वन कभी भी इग्नोर नहीं कर, पेपर वन को आपको प्रॉपर टाइम देना है। अगर आप पेपर टू को सपोज एज 3/4 टाइम देते, तो 1/4 टाइम आप पेपर वन को दीजिए, या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं इनिशियली, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड
न्यू टॉपिक बिल्कुल लगेंगे, नई चीजें हैं तो समझने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे, फिर आगे के यूनिट काफी आपको इजीली समझ में आते जाएंगे, क्योंकि सब कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है पेपर 1 में भी चीजें आपकी। एंड देन कोचिंग vs सेल्फ स्टडी, देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो कोचिंग से भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आज के दौरान अगर मैं देखूं, बात करूं आपसे, तो आपको यूट्यूब पे भी काफी चीजें मिल जाएंगी। हो सकता है कि जितने सब्जेक्ट हैं सभी के आपको वीडियोस मिल जाएं, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यूट्यूब से वीडियो से पढ़ सकते हैं, गूगल की हेल्प लीजिए, विकिपीडिया की हेल्प लीजिए, जो भी टॉपिक है उसको आप सर्च कीजिए, अगर आपको वो समझ में आ रहा है जहां से, तो आप उस टीचर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, या उस वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात कोचिंग की, तो कोचिंग में भी आपको आपके सिलेबस की ही गाइडेंस दी जाती है। अगर आप सोचें कि प्रॉपर हर एक क्वेश्चन को कोचिंग में बैठा के सॉल्व किया जाएगा, या मतलब बिल्कुल उतनी इन डेप्थ एनालिसिस करवा करके सॉल्व करवाया जाए, बताया जाएगा सब्जेक्ट, तो वो चीज आपको देखिए नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपको कुछ कुछ टॉपिक की बेटर चीजें मिल जाएं, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं खुद से ही देखना पड़ेगा, यूट्यूब से और सब जगह से। सो आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। एंड नोट मेकिंग, तो नोट मेकिंग मैंने बताया कि आप प्रॉपर अपने नोट्स बनानी चाहिए, प्रिपरेशन ही आप बनाते चलिए, चाहे आप रनिंग हैंड में बनाइए, ऐसा बस लिख दीजिए कि वो आपको समझ में आ जाए, आपको कुछ सजाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। हाँ, कलरफुल पेन यूज करिए, क्योंकि वो इंटरेस्ट क्रिएट करेगा आपकी स्टडी में, आपके रिवीजन में, और वो रिकॉल करने में भी हेल्प करता है। सो कलरफुल पेन का यूज कीजिए, और रनिंग हैंड में अपने नोट्स जरूर बनाइए अपनी पढ़ाई के साथ साथ। रिवीजन, रिवीजन का रूल मैंने बताया आपको, किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, 24 आवर्स, 7 डेज, 30 डेज। अच्छा, एमसीक्यू और पीवाईक्यू, हाँ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, कि एमसीक्यू और पीवाईक्यू की अगर मैं बात करूं, तो पेपर 1 में देखा जाए तो हमारे पास रीसेंट के ही काफी पेपर है, रीसेंट यानी कि 2019, 20 और 21 का जो पेपर है, उससे हमारे पास काफी चीजें मिल जाती हैं। लगभग 70 प्लस आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा पेपर 1 का। तो पेपर 1 के लिए आप सिर्फ और सिर्फ स्टक रहिए विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और वो भी आपको बहुत पुराने लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैटर्न काफी चेंज हो रहा है। 2019, 20 और 21 के पेपर आप जो प्रीवियस ईयर के हैं पेपर 1 के, आप उन्हें लगाइए। पेपर 2 की मैं बात करूं, तो उसमें भी आपके पास काफी कुछ है प्रीवियस ईयर पेपर के, तो प्रीवियस ईयर पेपर पेपर 2 का आप पूरा लगाइए, जितना भी आपको मिल पाए, मैक्सिमम पॉसिबल पेपर 2 का आपको मिल पाए, चाहे वो 2004 का हो, या 2012 का हो, या 2020 का हो। तो पेपर 2 में आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितना ज्यादा आप लगा सके लगाइए। और कोई टॉपिक अगर ऐसा है आपका पेपर 2 में जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, या फिर किस टॉपिक में न्यूमेरिकल हो, जैसे हमारे सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स आते हैं, स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल होता है, और अकाउंट्स में न्यूमेरिकल होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में न्यूमेरिकल होते हैं, तो टॉपिक के आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो जहाँ पे आपको सॉल्व करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन सी चीज क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, सारी चीजें आपको अप्लाई करना आ जाए। तो केवल उन टॉपिक पे आप थोड़े से एक्स्ट्रा एमसीक्यूज लगाइए जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, या फिर जिनमें न्यूमेरिकल्स। बाकी का आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही होइए, और इट मे क्रिएट कंफ्यूजन। ये मैं बहुत ही क्लियरली आपको बता रही हूँ, क्योंकि किसी भी बुक में जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर सही, ठीक है। तो आप कैसे प्रिपेयर करना है मैंने बताया। मेमोरी बेस्ड है या लॉजिकल बेस्ड है, ये एग्जाम आपका मेमोरी बेस्ड है या लॉजिकल बेस्ड है? अच्छा बताइए, जब मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही थी, तो वहां पर मैंने आपसे क्या कहा था, जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि जब हम रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुंचते हैं तो क्या हम मेमोरी लेवल को छोड़ देते हैं? ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं करते। यानी कि जब हम रिफ्लेक्टिव लेवल में पहुंचते हैं तो हम मेमोरी लेवल को भी लेते हैं, लेकिन हम इन डेप्थ एनालिसिस पे कर पहुंच जाते हैं, हम अपनी
खुद के माइंड की जो थिंकिंग है उसको और ब्रॉड करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एग्जाम है ये आपका अंडरस्टैंडिंग प्लस रिफ्लेक्टिव लेवल का पेपर है। तो यानी कि यहाँ पर अपनी मेमोरी के साथ साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ एनालिसिस को भी बढ़ाते जाना है, अपनी थॉट प्रोसेस को भी बढ़ाना है, चीजों को क्वेश्चंस को देख के सोचने समझने की क्षमता को इंक्रीज करना है। ठीक है, बट आपको याद भी करनी है कुछ चीजें, जैसे कोई फॉर्मूला हो गया, जैसे हमारे कॉमर्स में एएस इंड एएस फॉर्मुलेज होते थे। और पेपर वन में बात करूँ तो हायर एजुकेशन में काफी चीजें होती हैं याद करने वाली। पीपल एंड एनवायरनमेंट में चीजें काफी कुछ था समझने के लिए भी। मैंने तो पीपल एंड एनवायरनमेंट काफी इंजॉय करके पढ़ाई की, उसकी बहुत मजा आता था मुझे वो पढ़ने में। सो मेरे सारे क्वेश्चन पीपल एंड एनवायरनमेंट के सही भी गए, आई एम लकी फॉर दैट। और तो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि अपनी मेमोरी के साथ साथ अपने लॉजिकल अपने ब्रेन का भी यूज कीजिए, दोनों ही का पैरेलली इस्तेमाल करना है। अब बात आती है मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो देखिए मैथ्स की मैंने बताया आपको कि बहुत ही सिंपल लेवल का आता है, बट अगर आपको परसेंटेज और एवरेज ये सब निकालना नहीं आता तो बस इसको थोड़ा सा सीखना होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीआई की अगर मैं बात करूँ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीआई का मैंने अपने चैनल पर ही एक सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर एक दिन आपको डीआई मिलेगा और एक दिन आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा डेली। तो वहां से भी आप कवर कर सकते हैं, जहाँ पे मैं पेपर वन का जो भी प्रीवियस ईयर में जितने भी डीआई आई हुई है और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए हुए हैं मैं प्रॉपर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पैसेज को डील करना है। और यहाँ से हमारे 10 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कि 20 मार्क्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊंगी, जैसे कुछ एजुकेटर बताते हैं कि आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पे जंप कीजिए और डायरेक्ट उसका आंसर कीजिए, तो नहीं, इस तरह नहीं करना है, हमें पैसेज को समझना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंड करना चीज को, जो पैसेज है उसको समझो, पढ़ और समझो, फिर आंसर करो। ठीक है, अगर आप प्रॉपर कॉम्प्रिहेंड नहीं करोगे, मतलब जो पहले पेपर आते थे ना 2019 और उसके पहले के पेपर है, वहां पर आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा वो काफी इजी मिल जाएगा कि आप क्वेश्चन को पढ़े और सीधा देख करके टिक कर दिया। बट अभी काफी अंडरस्टैंडिंग वाला पेपर आता है, जहाँ पे हमको पैसेज को समझना जरूरी है। अगर हम समझेंगे नहीं तो पक्का गलत क्वेश्चन टिक करके आएंगे। सो वो गलती नहीं करनी है, कॉम्प्रिहेंड करके फिर क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये थी हमारी कुछ बातें जो कि हमने आपके साथ शेयर की कि किस तरीके से एक जेआरएफ या एमनेट यूजीसी नेट की तैयारी की जाए, कौन सी मिस्टेक है जो हमें नहीं करनी चाहिए, कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस शुरुआत कीजिए। और कुछ मिस्टेक हैं जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान। सभी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जरूर आपका जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। और अगर इसके अलावा भी आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकती हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी कर सकती हैं मैसेज, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके उस डाउट को भी क्लियर करूंगी। और डेफिनेटली थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।